हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन का जो सीरीज चला रहे हैं, आज क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 134 तक सॉल्व करेंगे और लेवल 1 का सारे क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले इसका हम पार्ट 6 तक वीडियो दे चुके हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा लेवल 2 का भी हम पार्ट 3 तक वीडियो दे चुके हैं, अगर उसे भी आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट को चेकआउट करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए फाइनली इसमें किस किस तरह के MCQ को शामिल किया गया है, शानदार तरीक़ा से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं, और इसे प्रीवियस के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 120 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 134, तो 14-15 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बचे थे। और यह जो वीडियो है लेवल 1 का आखिरी वीडियो है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में क्या पूछा गया है। गीजर में एक दोष उत्पन्न है, ठीक है, और दोष क्या उत्पन्न है कि जब इसको स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म नहीं होता। इसका दोष का क्या कारण हो सकता है, यानी कि कोई गीजर है, उसमें जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो पानी गर्म नहीं होता, उसमें क्या कारण हो सकती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है थर्मोस्टेट संपर्क खुली स्थिति में होना, थर्मोस्टेट का जो संपर्क है खुला स्थिति में होना। दूसरा ऑप्शन है थर्मोस्टेट का संपर्क एक दूसरे से वेल्डेड होना। तीसरा ऑप्शन है थर्मोस्टेट बहुत अत्यधिक रेंज में सेट होना थर्मोस्टेट का। और चौथा ऑप्शन है थर्मोस्टेट हीटर की आपूर्ति से अलग नहीं करता। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 121 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। थर्मोस्टेट का जो संपर्क है वो ओपन स्थिति में होने के कारण वह पानी को गर्म नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 121 का ए के साथ चूज किए। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक विद्युत ओवन में तापक तंतु रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है तांबा का, दूसरा ऑप्शन है पीतल का, तीसरा ऑप्शन है हीरोका का, और चौथा ऑप्शन है नाइक्रोम का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 122 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जितने भी ऊष्मक तंतु होते हैं वह नाइक्रोम के बने होते हैं, ठीक है। और नाइक्रोम जो होता है निकल तथा क्रोमियम का मिलकर के बना होता है, जिसमें निकेल की मात्रा 80% होता है और क्रोमियम की मात्रा जो होती है 20% होता है। और इसका गलनांक बिंदु की बात करें तो 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसका उपयोग हम ऊष्मीय तंतु के रूप में करते हैं, हीटर में, गीजर में, इमर्सन रॉड में, ओवन में। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। 122 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 123। क्वेश्चन नंबर 123 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है खाद मिक्सर में प्रयुक्त मोटर का प्रकार है, यानी कि जो फूड मिक्सर होता है उसमें किस प्रकार का मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है छायांकित ध्रुव मोटर, जिसको हम शेडेड पोल मोटर कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, तीसरा ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और चौथा ऑप्शन है कैपेसिटर रन मोटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 123 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। जो मिक्सर होता है उसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। अब बात हुई है यूनिवर्सल मोटर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में महत्वपूर्ण डाटा आपको बता देते हैं। यूनिवर्सल मोटर AC और DC दोनों पर कार्य करने वाली मोटर होती है। इसकी संरचना DC मोटर के समान ही होती है, और इसकी गति की बात करें तो 3000 RPM से लेकर के 14000 RPM तक होती है, 3000 से 14000। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसे 40000 RPM तक बनाना संभव है, और इसका उपयोग हम मिक्सर ग्राइंडर में, जूसर में, सिनेमा प्रोजेक्टर लैंप में, रेलवे इंजन में, पोर्टेबल ड्रिल मशीन आदि में इसका उपयोग करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 124 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया है औद्योगिक पावर वायरिंग
के लिए अपनाई गई वायरिंग की प्रणाली है। यानी कि औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए कौन सा वायरिंग प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कंसील्ड मेटल कंड्यूट, दूसरा ऑप्शन है कंसील्ड पीवीसी कंड्यूट, तीसरा ऑप्शन है सरफेस मेटल कंड्यूट और चौथा ऑप्शन है सरफेस पीवीसी कंड्यूट। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 124 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। सरफेस मेटल कंड्यूट का उपयोग हम औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 124 का सी के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया है जल विद्युत शक्ति संयंत्र में डॉट डॉट है, ठीक है, क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है परिचालन लागत निम्न तथा प्रारंभिक लागत उच्च होता है, दूसरा ऑप्शन है परिचालन लागत उच्च तथा प्रारंभिक लागत निम्न होता है, तीसरा ऑप्शन है परिचालन तथा प्रारंभिक लागत दोनों ही उच्च होता है और चौथा ऑप्शन है परिचालन तथा प्रारंभिक लागत दोनों ही निम्न होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 125 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होती है उसकी परिचालन लागत निम्न तथा प्रारंभिक लागत जो होती है ऊंच होती है। कहने का मतलब है कि जब हम इस प्लांट का स्थापना करते हैं उसका प्रारंभ में लागत जो होती है ऊंच होती है, लेकिन जब उसको ऑपरेटिंग के लिए शुरू करते हैं यानी कि परिचालन करते हैं तो वहाँ पर उसकी लागत जो होती है कमी होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 125 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया है एक एटॉमिक मास यूनिट डॉट डॉट के बराबर होता है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू जो होगा 931.4 MeV का मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। अगर आपसे किलोग्राम में पूछा जाता कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू कितना होता है तो 1.6 गुने 10 के पावर -27 किलोग्राम होगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा अगर केजी में ऑप्शन रहेगा तो। अगर ग्राम में रहेगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा -24 हो जाएगा। तो ये सारे डाटा हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे और 126 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया है बायोगैस बना होता है। तो बायोगैस किससे बना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर केवल मीथेन से बना होता है, दूसरा ऑप्शन है कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है, तीसरा ऑप्शन है इथेन से बना होता है और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर विशेष कार्बनिक गैस से बना होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 127 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बायोगैस जो होता है कुछ अशुद्धियों के साथ मीथेन होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संयुक्त रूप होती है। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर 127 का बी के साथ चूज किए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अधिकतम पवन ऊर्जा डॉट डॉट के समानुपात में उपलब्ध होता है, यानी कि मैक्सिमम वाइंड एनर्जी अवेलेबल कब होगा, किसका प्रोपोर्शनल होता है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पवन चक्की की ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन है वायु घनत्व का वर्ग, तीसरा ऑप्शन है रोटर का व्यास और चौथा ऑप्शन है वायु वेग का घनत्व। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 128 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। वाइंड एनर्जी का जो मैक्सिमम मान जो होता है वो वायु के वेग के घनत्व के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वायु का वेग का घनत्व जितना होगा अधिक उतना ही उसकी मैक्सिमम एनर्जी उत्पन्न करेगा। तो इसका प्रोपोर्शनल होता है किसका, वायु वेग घनत्व का। तो राइट ऑप्शन हम 128 का डी के साथ चूज की। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा गया है सौर संग्राहक में पारदर्शी आवरण डॉट डॉट हेतु प्रदान किया जाता है, यानी कि जो सोलर होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंट कवर लगाया जाता है, उसका प्रोवाइड करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सौर विकिरण को प्रतिबिंबित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है खाद्य सामग्री को गर्म करने के लिए तथा प्रकाश पर ध्यान देने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ट्यूबों से गुजरने वाले पानी को गर्म करने के लिए और चौथा ऑप्शन है कलेक्टर से वायुमंडल
में गर्मी को नुकसान को कम करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 129 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। सोलर में जो ट्रांसपेरेंट कवर का जो मुख्य उद्देश्य होता है कलेक्टर में वायुमंडल गर्मी को नुकसान को कम करने के लिए। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र ठंडी स्थिति से पूर्ण भार परिचालन शुरू करने में कम समय लेता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरा ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और चौथा ऑप्शन है गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 130 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होती है वह कम समय में समान स्थिति से फुल लोड कंडीशन में आ जाती है, तो ऑपरेट कर सकते हैं कम समय में ही इसको हम समान स्थिति से फुल लोड में बदल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया है भारतीय विद्युत नियम ... के अनुसार किसी सेवा लाइन को टैप नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मध्य विस्तार से, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बिंदु से, तीसरा ऑप्शन है समापन बिंदु से, और चौथा ऑप्शन है उचालक के निकट से। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 131 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे। ठीक है, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार जो है किसी सेवा लाइन का जो है मध्य विस्तार से टैप नहीं करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन जो है हम 131 का ए के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 132 जो है कई बार कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है 132 में हाई टेंशन ओवरलेड चालक कतार में खड़े बिजली खंभे को सीधा रखने के लिए किस प्रकार के कुचालक इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पोस्ट इंसुलेटर, दूसरा ऑप्शन है पिन टाइप इंसुलेटर, तीसरा ऑप्शन है स्टेज इंसुलेटर, चौथा ऑप्शन है साइकिल इंसुलेटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 132 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाए। किसी भी पोल या खंभा को जो सीधा खड़ा करने का मुख्य जो काम होती है स्टे इंसुलेटर का काम होती है। ठीक है, बात हुई है स्टे इंसुलेटर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में महत्वपूर्ण डाटा आपको बता देते हैं। स्टे इंसुलेटर का अन्य नाम जो होता है एग इंसुलेटर भी कहते हैं, क्योंकि यह अंडाकार इंसुलेटर होता है इसलिए इसे हम एग इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ज़मीन से ऊंचाई होनी चाहिए न्यूनतम 3 मीटर की दूरी से कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक पोल है और इसमें जो है स्टे इंसुलेटर यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो ज़मीन है ये इसकी जो दूरी होना चाहिए वो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जो है लाइन जो है पोल का खंभा अंतिम सिरा पर हो, और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है या टावर या पोल को बैलेंस करने में मदद करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज किया, और बाकी महत्वपूर्ण डाटा को भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट आप देख लेते हैं 133। क्वेश्चन नंबर 133 बेहद महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोरोना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो थोड़ी सी हम आपको कोरोना के बारे में बता देते हैं कि आखिर कोरोना इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो कोरोना इफेक्ट जो होता है यह हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में बैगनी प्रकाश के साथ हीसिंग साउंड का आवाज़ आता है और ओजोन गैस उत्पन्न करता है, और यही जो प्रभाव है कोरोना प्रभाव कहलाता है। और कोरोना जो है निम्न कारक पर भी निर्भर करता है, जैसे कि सप्लाई वोल्टेज बढ़ने के साथ कोरोना का मान भी बढ़ता है। कंडक्टर के बीच की दूरी, अगर कंडक्टर के बीच की दूरी कम रहेगी तो उसके साथ भी बढ़ता है, और दूरी अधिक रहेगी तो यह घटता है। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इसमें भी होता है, यानी कि स्वच्छ मौसम में यह जो है प्रभाव कम देखने को मिलेगा, बारिश सर्दी के मौसम में यह प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक पर निर्भर करता है, कंडक्टर का सरफेस पर निर्भर करता है, यानी कि कंडक्टर का सरफेस अगर चिकना होगा तो कम होगा, और खुरदरा यानी कि रुखरा होगा तो अधिक होगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण डाटा हैं आपको कोरोना से संबंधित, जिसे आप ध्यान रखिए। तो यहाँ उसी के बारे में पूछा गया है कि कोरोना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन है इसके,
और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 133 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। रोना महत्वपूर्ण विघटनकारी वोल्टेज से ऊपर से शुरू होता है, यानी कि जो यह प्रभाव जो होता है उच्च वोल्टेज पर देखा जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 133 का ए के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगी। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा गया है चालक का स्क्रीन प्रभाव बढ़ने के साथ घटता है, यानी कि कम हो जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपूर्ति फ्रीक्वेंसी के साथ कम होता है, दूसरा ऑप्शन है चालक के प्रतिरोधकता के साथ कम होता है, और तीसरा ऑप्शन है चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कम हो जाता है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 134 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चालक का स्क्रीन का प्रभाव जो है चालक की प्रतिरोधकता के बढ़ने के साथ यह कम हो जाती है। बात हुई है स्किन इफेक्ट की, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि आखिर स्किन इफेक्ट होता क्या है। जब कोई कंडक्टर में धारा प्रवाहित किया जाता है तो कंडक्टर के सरफेस से होकर के जो धारा गुजरती है उसके कारण आंतरिक प्रतिरोध का मान घटता है, और यही गुण जो है स्किन इफेक्ट कहलाता है। यह जो है कंडक्टर के मटेरियल पर भी निर्भर करता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ यह बढ़ता है। तो यहाँ पर कम होता है, ये वो पूछा गया था। फ्रीक्वेंसी आपूर्ति गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर 134 का बी के साथ चूज करेंगे। चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने के साथ यह इफेक्ट जो है कम हो जाता है। राइट ऑप्शन हम 134 का बी के साथ चूज किए। तो ये छोटा सा वीडियो था। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।